आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेपाल और भारत के चल रहे उस गर्म मुद्दे की जो कि है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्स के आधार पर और सबूतों के आधार पर देखेंगे कि ये हिस्सा कब किसका था और हिस्ट्री से लेकर अभी तक की जो भी इस हिस्सों को लेकर विवाद रहा है उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन जरूर दबा ले। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें क्योंकि हर जगह इन्फॉर्मेशन और सबूत दिए गए हैं। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग नेपाल और इंडिया के इस रीजन को देखेंगे जहाँ पे डिस्प्यूट है और करंट में कहाँ पे डिस्प्यूट है, और जो डिस्प्यूट का जो करंट कारण है उसको हम लोग सैटेलाइट तस्वीरों की तरफ से एक बार रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सैटेलाइट तस्वीरों की ओर। तो जैसा कि अब हम लोग आ चुके हैं सैटेलाइट तस्वीरों पर, तो इन सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए हम जो इश्यूज़ हैं उनको अच्छी तरीके से देखेंगे कि वो इश्यूज़ कहाँ पर हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहले हम नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पर जाएंगे क्योंकि मेन इश्यूज़ जो कि काला पानी रीजन, लिपुलेख और ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर पर है नेपाल के। और जो नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर है वो है महाकाली रिवर, यानी कि जो मेन डिस्प्यूट है वो इस महाकाली रिवर से ही है। तो चलिए मैं जूम इन करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये महाकाली रिवर जा रही है और यहाँ पर बॉर्डर काफ़ी क्लियर है, यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है। तो चलिए और ऊपर जाके देखते हैं कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जब हम रिवर के साथ अपस्ट्रीम जाते हैं तो जो मेन इशू की जड़ शुरू होती है वो गुंजी से शुरू होती है। तो गुंजी के पास जो एक पॉइंट है वही सबसे बड़ा इशू है। तो जैसे ही हम लोग अपस्ट्रीम जाते जाते गुंजी सेक्टर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रिवर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक रिवर ईस्टर्न साइड से आ रही है और एक रिवर वेस्टर्न साइड से आ रही है। अब जो ये ईस्टर्न साइड की रिवर है ये काफ़ी पतली है और ये काला पानी रीजन से होते हुए इस रिवर पे आ रही है। और ये जो वेस्टर्न साइड की रिवर है ये काफ़ी चौड़ी है और ये मेन स्ट्रीम की रिवर लग रही है। और नेपाल इसी को कह रहा है कि ये मेन महाकाली रिवर है और इंडिया कहता है जो पतली रिवर जा रही है ये बेसिकली महाकाली रिवर है और यही इसका ऊपर जाके ओरिजिन है और उसके हिसाब से ही बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो दोस्तों अगर हम लोग कॉमन सेंस की बात करेंगे तो जो मोटी रिवर है उसी को मेन रिवर मानना चाहिए। यानी कि नेपाल जो कह रहा है कि जो वेस्टर्न साइड से रिवर आ रही है महाकाली रिवर वो मेन रिवर है, तो वही मेन रिवर दिखती भी है। और ये जो पतली रिवर जिसे इंडिया क्लेम करता है कि ये रिवर महाकाली रिवर है वो कहीं से महाकाली रिवर नहीं लगती है। यानी कि जो इंडिया क्लेम कर रहा है वो सही नहीं लगता है, जबकि जो नेपाल क्लेम कर रहा है वो सही है, जिसके चलते नेपाल और इंडिया में यही एक डिस्प्यूट पॉइंट की जड़ है। और ये जो कैलाश मानसरोवर रूट जा रहा है और ये इंडिया के हिसाब से जो काली रिवर है उसके किनारे किनारे जहाँ से हम लोग ने देखा है जा रहा है, आपको भी मैं दिखाता हूँ ऊपर जाके कि ये जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है ये कैलाश मानसरोवर रूट जा रहा है। तो ये इसी रिवर के साथ जो इंडिया क्लेम करता है कि ये काली रिवर है उससे किनारे किनारे जा रहा है। और ये ऊपर जाते जाते पहले तो हम देख सकते हैं कि ये अभी तो इंडियन साइड पे ही है कैलाश मानसरोवर रूट, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड पे है नेपाल के और नदी के वेस्टर्न साइड पे है। और जब हम आगे जाते जाते हैं काला पानी से कुछ रीज़न पहले जब हम पहुंचते हैं तब देखते हैं कि रिवर तो हमारी काली रिवर तो उधर से जा रही है, पर जो कैलाश मानसरोवर रूट है ये नेपाल बाउंड्री के अंदर से जा रहा है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये नेपाल बाउंड्री के अंदर से है ये एरिया, क्योंकि काली रिवर इसके उधर है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये नेपाल की बाउंड्री है, यानी कि जो ईस्टर्न साइड की रिवर है इंडिया के हिसाब से जो ईस्टर्न साइड की रिवर है वो जो रिवर है उसके ईस्टर्न साइड का इलाका तो नेपाल का है। और हम देख सकते हैं कि इस रिवर में यहाँ पर जो ये कैलाश मानसरोवर रूट गया है वो भी नेपाल के, वो भी ईस्टर्न साइड से गया है। यानी कि वो नेपाल रीजन से फिर तो गया है अगर इंडिया उसे क्लेम नहीं करता है। अगर इंडिया कहता है कि नेपाल के ईस्टर्न साइड का रीजन नेपाल का है तो फिर भी कैलाश मानसरोवर का कुछ हिस्सा जो ईस्टर्न साइड से गया है वो तो नेपाल के हिस्से में आ रहा है। हालांकि ये इसी रीज़न पे और कुछ ही रीज़न पे हुआ है कि कैलाश मानसरोवर उस बाउंड्री के भी अंदर से जा रहा है जो कि इंडिया क्लेम करती है कि ये नेपाल है। सो इंडिया को इस पे नेपाल से बात करके शायद अगर इस पे काम किया जाता तो ये ज़्यादा सही होता और इससे नेपाल को कोई दिक्कत भी ना होती, क्योंकि ये नेपाल सरकार को भी पता होता। और जैसे कि इंडिया और नेपाल के पूरे खुले बॉर्डर है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आकर काम कर सकता है, कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि बस एक रोड जा रही थी और वहाँ से कुछ लोगों को जाना था।
और उस पर कुछ एग्रीमेंट्स भी हो जाते तो भी कोई प्रॉब्लम ना आती शायद, क्योंकि ये रूट सिर्फ कैलाश मानसरोवर पर्वत पे जाने के लोगों के लिए ही शॉर्टन किया गया है। शायद इस पे नेपाल को प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता कि ये रोड जा रही है इस रीज़न से। तो इस सैटेलाइट इमेज से काफ़ी कुछ क्लियर होता है और पता चलता है कि नेपाल जो बोल रहा है कि वेस्टर्न साइड की रिवर जो कि काली रिवर है वही मेन रिवर लग रही है। तो ये मुद्दा यहीं पर ऐसे ही नहीं खत्म होता, जैसा कि सैटेलाइट तस्वीरों से क्लियर हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा दरअसल उससे ज़्यादा जटिल है और ये हम लोग हिस्ट्री में जाकर पता करेंगे कि ये जटिल क्यों बना है। तो हिस्ट्री में जाने से पहले हम लोग भारत के नक्शे को एक बार देख लेते हैं कि भारत ने अपने नए नक्शे में क्या बदलाव किए थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नेपाली मीडिया में और काफ़ी जगहों पर यह बहुत कुछ छपा था कि भारत ने अपने नए नक्शे में लिम्पियादुरा और लिपुलेख को अपने नक्शे में दर्शाया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अपनी बाउंड्रीज को चेंज नहीं किया था, जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। मैं दोनों नक्शों को दिखा देता हूँ, जो कि 2014 का नक्शा था और बाद में जो नया नक्शा 2019 में भारत ने दिया था। तो 2014 के नक्शे में भी बाउंड्री जो कि लिपुलेख और इस एरिया में है जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है, उसमें भी इंडिया की बाउंड्री यही दिखाई गई थी और 2019 में भी बाउंड्री यही दिखा दी गई थी। लेकिन जो एक चेंज हुआ था वो चेंज हुआ था काली नदी को लेकर। मैं दोनों नक्शों को जूम इन करके रिवर की जगह दिखाता हूँ। तो जो भारत ने चेंज किया था इस नए नक्शे में, भारत ने काली नदी को ही काली नदी नहीं लिखा था, यानी भारत उस काली नदी को काली नदी मान नहीं रहा था। और 9th एडिशन में भारत ने यही चेंजेस किए थे अपने नए नक्शे पर। उसके अलावा जो इश्यूज उठते रहे कि भारत ने अपनी बाउंड्रीज चेंज किए, तो कोई भी बाउंड्रीज तो नहीं चेंज की थी, वो तो आप लोग प्रूफ देख सकते हैं। लेकिन भारत ने काली नदी ज़रूर गायब कर दी, तो जिसे लेकर ये मुद्दा फिर से उठा। तो अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री को मैं थोड़ा शॉर्टन करूंगा और सबूत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1814 से 1816 के बीच में नेपाली किंगडम और ब्रिटिश इंडिया के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में नेपाल को कहीं ना कहीं शिकस्त मिलती है और उस शिकस्त के चलते नेपाल को अपना 1/3 हिस्सा गंवाना पड़ता है। उसी के बाद 1816 में सुगौली संधि होती है। सुगौली संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली कहा जाता है, उस संधि में नेपाल और भारत के बॉर्डर्स को तय किया जाता है, जिसमें नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर काली रिवर से डिनोट किया जाता है, यानी कि काली रिवर ही नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनती है। और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया 1816 में ये मैप रिलीज करती है। ये वही मैप है जो 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में बनता है, जबकि सुगौली संधि हो जाती है जो कि 1816 में होती है। उसके हिसाब से जो हम लोग ने पहले देखा था, जो नेपाल क्लेम करता है रीजन, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर नेपाल बोलता है कि ये महाकाली रिवर है, उसको मानता है, वही रिवर इस मैप में भी नेपाल और इंडिया की बॉर्डर को दिखाती है। तो 1816 के इस मैप के जरिए भी पता चलता है कि जो मोटी रिवर होती है वही महाकाली रिवर होती है और ब्रिटिश इंडिया ने वही नेपाल और इंडिया की बॉर्डर को तय किया होता है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकता है, तभी इन चीज़ों के पेच नेपाल और भारत के साथ फंसे हैं, क्योंकि 1816 के बाद में 1860 में ब्रिटिश इंडिया एक और नया मैप रिलीज करता है और वो ये मैप है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 1860 का मैप है, जिसके हिसाब से अब ब्रिटिश इंडिया ने 1860 में नेपाल की जो काली रिवर होती थी उसका ओरिजिन पॉइंट चेंज कर दिया था और उसको ईस्टर्न साइड पे शिफ्ट कर दिया था। यानी कि ये मसला ब्रिटिश इंडिया के काल से ही, यानी कि 1860 से ही हुआ था, जिसको लेकर भारत और नेपाल में अभी तक की कुछ साफ नहीं है। तो इस ओरिजिन को ब्रिटिश इंडिया ने क्यों चेंज किया 1860 में? इसको ब्रिटिश इंडिया ने इसलिए चेंज किया क्योंकि चाइना से ट्रेड करने के लिए रास्ता जो था वो लिम्पियादुरा से होकर निकल जाता था, यानी कि चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड का एक अच्छा रास्ता था। तो जब ब्रिटिश इंडिया को पता चला कि एक ट्रेडिंग का इंडिया और चाइना के बीच में अच्छा रास्ता है, तो ब्रिटिश इंडिया ने वो पोर्शन ले लिया और इस 1860 के नए मैप में नेपाल की बाउंड्री ईस्टर्न साइड पर शिफ्ट कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। लेकिन उस वक्त के नेपाली किंगडम को इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। ऐतराज़ इसलिए भी नहीं था क्योंकि उस रीजन में बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, तो उस पर रहना काफ़ी मुश्किल था और आना जाना भी काफ़ी मुश्किल था वहाँ से। तो इसीलिए उसको नेपाली किंगडम ने ब्रिटिश को यूज़ करने दिया। तो जो 1860 का ब्रिटिश इंडिया का नक्शा था, इसके हिसाब से इंडिया क्लेम करता है कि ये रीजन इसका है, और जो 1816 का नक्शा था उसके हिसाब से नेपाल क्लेम करता है कि ये हिस्सा मेरा था। तो इन दोनों चीज़ों की फंसी होने की वजह बस ये 1860 और 1816 के ये दो नक्शे हैं। और 1860 के बाद भी नेपाली किंगडम और भारत के बीच में
इस जगह को लेकर कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। 1960 तक करीबन इस पर कोई भी इश्यूज नहीं हुए और नेपाली किंगडम और भारत दोनों में से कोई उसको क्लेम वेम नहीं करता था और कोई भी उस लैंड को अहमियत नहीं देता था। लेकिन जब 1960 में भारत और चीन का युद्ध शुरू होता है तो उसके बाद इंडिया को ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉर्डर चेकपोस्ट की। तो इंडिया उस काला पानी रीजन में अपनी बॉर्डर चेकपोस्ट लगाता है और उस समय चाइना काफ़ी आक्रामक होता है। उस समय चाइना तिब्बत को भी हड़प चुका होता है और इंडिया और नेपाल जैसी छोटी कंट्रीज पर भी उसकी नज़र होती है। जब 1960 में भारत और चीन का युद्ध शुरू होता है तब भारत अपनी चेकपोस्ट काला पानी रीजन और उस रीजन में बनाता है और उसके बाद कंटिन्यूअसली भारत की चेकपोस्ट वहाँ होती है। लेकिन 1960 में जब भारत अपनी चेकपोस्ट वहाँ बना रहा होता है तो नेपाल के साथ भारत की सहमति होती है वहाँ चेकपोस्ट बनाने की। उसके बाद ही भारत वहाँ चेकपोस्ट बनाता है और 1960 के बाद भी बहुत कुछ बदलता नहीं है और इंडिया और नेपाल के रिलेशन वैसे ही रहते हैं और उस रीजन को इतना डिस्प्यूट नहीं माना जाता है। लेकिन जब 1990 में नेपाल में डेमोक्रेसी आती है तब फिर पुराने नक्शों और पुरानी ट्रीटीज़ को खंगाला जाता है और उससे पता चलता है कि ये वाला रीजन जो कि 1816 में सुगौली संधि के हिसाब से नेपाल का होना चाहिए। तो उसके बाद से ही ये डिस्प्यूट को हवा मिलती है और इस डिस्प्यूट को ज़्यादा उठाया जाता है और उसके बाद से ही कई बार भारत को चेकपोस्ट अपनी हटाने को भी कहा जाता है। तो इस हिस्ट्री से पता चलता है कि दोनों देशों की जो डिस्प्यूट की वजह है वो है दो नक्शे जो कि 1816 का और 1860 का। ये दोनों नक्शे दोनों देशों को अपने सबूत देते हैं दलीलें रखने के लिए, जिसको लेकर ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जहां नेपाल के पास 1816 की एक ट्रीटी है, यानी कि एक साइंड वर्जन है कि ये एरिया मेरा है। ये वैसा ही है जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा हो और आपके पास उसके दस्तावेज है और कोई और उसको अपना बोल रहा हो। तो नेपाल के पास एक साइन ट्रीटी है जो कि नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है कि 1816 में एक सुगौली संधि हुई थी जिसके हिसाब से ये एरिया मेरा है। तो इंडिया इस पे पीछे इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि इंडिया कहता है कि मेरे पास 1860 का एक अपडेटेड मैप है जिसमें ये रीजन मेरा रीजन है। पर इंडिया के पास कोई साइन डॉक्यूमेंट या फिर ट्रीटी नहीं है, जैसा कि नेपाल के पास 1816 की एक ट्रीटी है जिससे नेपाल का पक्ष इस पर मजबूत होता है उस ट्रीटी को लेकर। तो इसमें नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी दलीलें हो सकती हैं क्योंकि दोनों के पास कुछ रीज़न है उस लैंड को अपना बोलने को। नेपाल का अगर कहना होता है कि मेरे पास पुरानी ट्रीटी है तो भारत का कहना होता है कि मेरे पास अपडेटेड वर्जन है। और अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो अफगानिस्तान तक पहले इंडिया था, हम अफगानिस्तान तक उसे क्लेम नहीं करते। तो उस पर नेपाल भी यही कह सकता है कि उत्तराखंड और ये सारे इलाके मेरे हुआ करते थे। तो ये इसीलिए एक डिस्प्यूट है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता और इसका बैठ कर ही कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन के तौर पर देखें तो इस पर बैठ कर ही सॉल्यूशन निकल सकता है, दोनों साइड्स को ही झुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इस पर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि दोनों ही कंट्री उस पर्टिकुलर रीजन को हैंडल करे और उस रीजन का दोनों ही मिलकर डेवलपमेंट करे, क्योंकि वैसे भी नेपाल और इंडिया की अच्छी खासी दोस्ती है। दोनों ही कंट्री में लोग बिना वीज़ा बिना किसी चीज़ के आवागमन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस रीजन को ऐसे ही संभाला जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है, मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। एक और सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि इंडिया नेपाल को एक सी पोर्ट दे दे जिस पर उसको ज़्यादा ही फ्रीनेस मिले, उस पर ज़्यादा नेपाल को ईजीनेस हो। तो ऐसा करके नेपाल को भी फ़ायदा होगा उस सी पोर्ट से।